किस्मत किस हद तक एक इंसान का इम्तिहान लेती है, किस हद तक एक इंसान को तोड़ सकती है, उसे मजबूर कर सकती है, ये हम सब बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। पर अपनी बदकिस्मती से कैसे लड़ा जाता है, कैसे उससे पार पाया जाता है और एक मौका और सिर्फ एक मौका मिलने पर बदकिस्मती के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, ये हमें मोहम्मद शमी की जिंदगी की कहानी हमें सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में अपनी तूफानी गेंदबाजी से विरोधी टीम के खेमे में एक खौफ सा बनाकर रखा। हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम का एक सितारा बन गए और क्यों मोहम्मद शमी ने 3 बार अपनी जान देने की सोची। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। मोहम्मद शमी का जन्म अमरोहा के छोटे से गांव शहसपुर में हुआ। उनके पिता का नाम तौसिफ अली है। तौसिफ अली अपने समय के एक अच्छे क्रिकेटर थे। वो तेज गेंदबाज थे और डंडे उखाड़ दिया करते थे। ये कहा जाता है कि उनकी गेंदबाजी देखने के लिए दूर दूर के गांव के लोग उनके गांव आते थे। ये माना जाता है कि अगर उन्हें सही गाइडेंस, सही कोचिंग और एक सही मौका मिला होता तो वो इंडिया खेलते। उनका सपना भी यही था, पर परिवार की गरीबी और मजबूरियों ने उनके सपनों का गला घोंट दिया। पिता के कहने पर तौसिफ ने क्रिकेट को छोड़ दिया और शादी कर पूरी तरह से घरेलू जिंदगी जीने लगे। पर यह सपना अभी भी उनके अंदर जिंदा था और ये सपना उन्होंने अपने बच्चों में देखा। तौसिफ अली के 5 बच्चे हुए और उन्होंने ये ठान लिया जिस बच्चे में उन्हें वो गुण और प्रतिभा नजर आएगी वो उसे क्रिकेटर बनाएंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने अपने सभी बच्चों के हाथ में गेंद बल्ला पकड़ा दिया। वो खुद भी खेलने के शौकीन थे तो वो खुद भी खेलते और बच्चों को भी कोचिंग देते। धीरे धीरे समय बीता और तौसिफ अली को वो गुण और प्रतिभा अपने सबसे छोटे बेटे में नजर आने लगी और उस सबसे छोटे बेटे का नाम था मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी तेज दौड़ते थे और बेहद तेज गेंद डालने का प्रयास भी करते थे। तौसिफ अली को ये समझने में देर नहीं लगी कि अगर उनका सपना कोई पूरा कर सकता था तो वो शमी थे। तब वो अपनी पूरी एनर्जी और फोकस शमी की गेंदबाजी पर केंद्रित कर लेते हैं। जब शमी 15 बरस के हो गए तो उनके पिता को लगा कि अब शमी को एक बड़े कोच की जरूरत है जो उनकी गेंदबाजी को और बेहतर बना सके और उन्हें एक बड़ा मौका भी मिल सके। तब शमी के पिता उन्हें अमरोहा से 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के एक क्रिकेट एकेडमी के कोच के पास लेकर गए, जिनका नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन बेहद शानदार कोच थे और उनकी एकेडमी में बड़े लेवल के प्लेयर और बेहद अच्छे प्लेयर खेलते थे। तौसिफ बदरुद्दीन से अनुरोध करते हैं कि उनका बेटा बेहद तेज गेंदबाजी करता है तो आप उसे अपनी एकेडमी में एडमिशन दें और उसे कोचिंग दें। बदरुद्दीन तौसिफ अली से बोलते हैं कि अभी कोई ट्रायल तो नहीं है, पर क्योंकि आप लोग 22 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं तो मैं आपके बेटे का ट्रायल जरूर लूँगा और अगर मुझे आपके बेटे में वो प्रतिभा नजर आई तभी मैं उसे एडमिशन दूंगा। शामी के पिता ट्रायल के लिए तैयार हो जाते हैं। बदरुद्दीन अपने एक बैटर को बुलाते हैं और शामी की गेंद खेलने के लिए बोलते हैं। शामी दौड़ता है और बेहद तेज गेंद फेंकता है जिससे वो बैटर चकरा जाता है। बदरुद्दीन एक एक करके अपने सभी काबिल बैटर्स को शामी की गेंद खेलने के लिए बुलाते हैं और शमी ने उन हर बैटर को न सिर्फ परेशान किया बल्कि बहुतों के डंडे भी उखाड़ दिए। बदरुद्दीन ने यह देखा कि शमी तभी खुश होता है जब वो बैटर की विकेट उखाड़ता है। बदरुद्दीन तौसिफ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस बच्चे में काफ़ी पोटेंशियल है, मैं इसे कोचिंग जरूर दूंगा, पर इसे नियमित रूप से आना होगा। शामी की कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। शामी नियमित रूप से रोज 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके एकेडमी जाते हैं और मन लगाकर अभ्यास करते हैं। चाहे धूप हो, बारिश हो, बीमारी हो या त्योहार, उन्होंने कोचिंग की छुट्टी नहीं की। कहा जाता है कि जब तक शमी ने बदरुद्दीन के पास कोचिंग की, उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली।
इसके बाद लोकल मैचेस में बदरुद्दीन शामी को मौका देने लगे, जहां उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी का खूब जौहर दिखाया। शामी हर मैच के बाद कोच से मैच में यूज हुई गेंद मांगते। कोच को लगता कि शायद घर जाकर बच्चों या दोस्तों के साथ खेलता होगा, पर जब ये बार बार होने लगा तब बदरुद्दीन शमी से पूछते हैं कि तुम इन गेंदों का करते क्या हो। तब शमी ने उन्हें बताया कि आप मुझे नई गेंद से तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, पर मैं स्विंग और रिवर्स स्विंग भी करना चाहता हूँ, और मैंने पढ़ा और सुना है कि पुरानी गेंद से स्विंग और रिवर्स स्विंग अच्छी होती है, तो मैं घर जाकर इन गेंदों से प्रैक्टिस करता हूँ। यह सुनकर कोच इमोशनल हो जाते हैं और शमी को स्विंग और रिवर्स स्विंग सिखाने का फैसला करते हैं। अब जब कोच बदरुद्दीन को लगता है कि शमी पूरी तरह से तैयार है, तब वो शमी को यूपी अंडर 19 के ट्रायल के लिए ले जाते हैं। शमी सेलेक्टर्स की मौजूदगी में खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और खूब डंडे उखाड़ते हैं। कोच और शमी को लगा कि सिलेक्शन पक्का है, पर सेलेक्टर्स यह कहकर शमी को रिजेक्ट कर देते हैं कि अभी उनके पास फास्ट बॉलर है, नेक्स्ट ईयर फिर से वो आएँ और ट्राई करें। नेक्स्ट ईयर वो शमी को अंडर 19 में जरूर सेलेक्ट करेंगे। बदरुद्दीन ये समझ गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी एकेडमी के कई बच्चों के साथ पहले भी हो चुका था। पॉलिटिक्स क्रिकेट में एक ऐसा नासूर है जिसकी वजह से कई बार टैलेंट को कुचला गया है। जिन बच्चों के घर वालों के पास रुतबा और पैसा होता है और जो सेलेक्टर्स की जेब गर्म करने में सक्षम होते हैं, उनके बच्चे आसानी से जगह बना लेते हैं और रियल टैलेंटेड बच्चे कहीं बहुत दूर पीछे रह जाते हैं। और उस दिन शमी के साथ भी ठीक वही हुआ। बदरुद्दीन नाउम्मीद होकर वापस आ जाते हैं और तौसीफ को सब बताते हैं। तौसीफ हौसला अफजाई करते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। पर बदरुद्दीन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तौसीफ से कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं शमी को फिर पूरे साल ट्रेनिंग दूं और फिर सेलेक्टर ये नहीं कहेंगे जो इस बार कहा, पर इस बीच में इस बच्चे का यह कीमती साल वेस्ट हो जाएगा। मेरे पास एक सुझाव है, पर वो होगा कैसे ये तुम जानो। बदरुद्दीन तौसीफ को बोलते हैं कि तुम शमी को कोलकाता ले जाओ, वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े क्लब हैं और शमी बहुत टैलेंटेड है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो इसका किसी ना किसी क्लब में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार वो किसी बड़े क्लब के लिए खेल गया तो फिर मुड़कर पीछे नहीं देखेगा। शमी के पिता सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी और उनके और भी 4 बच्चे थे। तौसीफ के सामने अपना समय घूमने लगता है कि कैसे पैसे की कमी की वजह से उन्होंने अपने सपनों का गला घोंटा था। तब वो फैसला करते हैं कि चाहे जो भी करना पड़े, वो शमी को कोलकाता जरूर भेजेंगे। उसके साथ वो सब नहीं होने देंगे जो उनके साथ हुआ। शमी कोलकाता पहुंच जाते हैं और एक छोटा मोटा क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। शमी अपने पिता की स्थिति समझते थे, तो वो कोलकाता पहुंचने के कुछ दिनों बाद अपने पिता से पैसे मंगवाना बंद कर देते हैं। वो कभी स्टेशन पर सोते हैं तो कभी बस स्टैंड पर और खूब क्रिकेट खेलते हैं। एक रोज शमी क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और इत्तेफाक से मैच देखने वहां बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास वहां आ जाते हैं। वो शमी के रनअप और तेज गेंदबाजी से बहुत प्रभावित होते हैं। वो शमी के पास जाते हैं और उनका नाम पता पूछते हैं। दास के पूछने पर कि वो कोलकाता में कहाँ रह रहे हैं, शमी थोड़ा हिचकते हैं और फिर बताते हैं कि वो स्टेशन पर और कभी बस स्टैंड पर सो जाते हैं। देवव्रत दास शमी को उनके क्लब से खेलने का ऑफर देते हैं। शमी मान जाते हैं और दास उन्हें अपने घर ले आते हैं और शमी से कहते हैं कि तुम रहना खाना पीना सब भूल जाओ, बस क्रिकेट पर फोकस करो। इसके बाद शमी दास के क्लब से खेलना शुरू कर देते हैं और खूब कामयाब होते हैं और एक से एक मैच जिताते हैं। एक दिन दास बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर सेलेक्टर मिस्टर बैनर्जी को एक मैच दिखाने लाते हैं, जिसमें शमी बॉलिंग कर रहे थे। वो बैनर्जी से कहते हैं कि यह एक लड़का है शामी, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करता है, स्पीड भी है और स्विंग और रिवर्स स्विंग दोनों करा सकता है। लड़का टैलेंटेड है और काफ़ी पोटेंशियल है, आप इसे अंडर 22 के लिए देख सकते हैं। मिस्टर बैनर्जी शमी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शमी अंडर 22 में सेलेक्ट हो जाते हैं और उनके लिए ईडन गार्डन के गेट खुल जाते हैं।
ईडन गार्डन में सारे रणजी प्लेयर प्रैक्टिस किया करते थे और साथ में प्रैक्टिस किया करते थे प्रिंस ऑफ कोलकाता, देश के कामयाब कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली यानी दादा। सौरभ गांगुली एक दिन नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और शमी उन्हें बॉल करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये दादा है। तो वो कतार में लग जाते हैं, बारी आती है और वो गेंद डालते हैं। शमी की 3-4 बॉल खेलने पर ही गांगुली समझ गए कि इस लड़के में टैलेंट है और ज़बरदस्त पोटेंशियल भी है। गांगुली ने रणजी सिलेक्टरों से शमी को देखने को कहा और उनके कहने पर ही शमी का सिलेक्शन बंगाल रणजी टीम में हो गया। शमी ने अपने पहले ही मैच में 7 विकेट झटक लिए। इसके बाद शमी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2011-12 में उन्हें आईपीएल खेलने का मौका मिला। दादा के कहने पर ही केकेआर ने शमी को खरीदा और वो आईपीएल में कई बार हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। रणजी के बाद शमी का सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में भी हुआ। यहाँ भी दादा का बहुत बड़ा हाथ था। शमी ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में जो ईडन गार्डन में हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उस मैच को जीतने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद शमी इंडियन क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी बन गए। आईपीएल के दौरान जब वो केकेआर के लिए खेलते थे तब उनकी मुलाकात केकेआर की एक चीयर गर्ल से होती है, हसी जहां। वे बेहद खूबसूरत थीं और मॉडलिंग की दुनिया से आई थीं। शमी और हसी जहां की मुलाकातें बढ़ने लगी, दोनों के बीच प्यार हुआ और 6 जून 2014 में दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सिर्फ 4 साल तक। 2018 में मीडिया में एक खबर आती है और शमी की जिंदगी और करियर में भूचाल ला देती है। हसी जहां अलीपुर थाना कोलकाता में एक रिपोर्ट लिखवाती है कि शमी उन्हें मारते पीटते हैं, डाउरी के लिए उन्हें तंग करते हैं। शमी एक मैच फिक्सर हैं। दुबई में बैठकर पाकिस्तान के साथ मिलकर वो मैच फिक्स करते हैं। उनका एक पाकिस्तानी लड़की से अफेयर चल रहा है और शमी उससे शादी करना चाहते हैं। शमी के बड़े भाई ने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। ये सारे आरोप संगीन थे, इसलिए मीडिया ने इसे खूब उछाला। बीसीसीआई ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रोक लिया। शमी और हसी जहां के रिश्ते में इस खटास का जो कारण निकलकर सामने आया, उसके अनुसार शमी ये मानते थे कि उनके पिता ने उनके सपने पूरे करने के लिए पूरे परिवार को ही दांव पे लगा दिया था। तो इसलिए अब उनका ये फर्ज था कि अब जब वो काफ़ी पैसा कमाने लगे हैं तो अब अपने परिवार की बदहाली को दूर करें। इसके लिए उन्होंने अपने ही गांव में और आसपास ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया ताकि उनके पिता और उनके भाई वहां खेती बाड़ी कर सकें। लेकिन कथित तौर पर हसी जहां को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि शमी यहीं कोलकाता में ही इन्वेस्ट करें और अपने माता पिता और भाइयों पर ज़्यादा खर्च ना करें। इसी के चलते कथित तौर पर शमी और हसी जहां के बीच झगड़े बढ़ने लगे और बात यहाँ तक बढ़ गई कि हसी जहां ने वो रिपोर्ट लिखवा दी। शमी पर चारों तरफ से मार पड़ रही थी। T20 में पाकिस्तान से हारने पर पहले ही देश के लोग उनसे नाराज थे। बीवी की रिपोर्ट की वजह से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। बीसीसीआई ने भी इंक्वायरी बिठाई हुई थी। मीडिया में वो विलन की तरह दिखाए जा रहे थे और उनके परिवार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और इंजरी की वजह से वो अब टीम से भी बाहर थे। इतना प्रेशर शमी के लिए बर्दाश्त के बाहर था। शायद इसलिए उन्होंने 3 दफ़ा अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन परिवार के सपोर्ट ने उन्हें सहारा दिया और उन्होंने मरने का फैसला टाल दिया। ये बात खुद शमी ने रोहित शर्मा के साथ एक लाइव वीडियो चैट पर साझा की थी। वो कहते हैं ना कि किस्मत, मौका, तकदीर सिर्फ बहादुर लोगों का ही साथ देती है। शमी ने इतना प्रेशर झेलने के बाद भी इंडियन क्रिकेट टीम में जो कमबैक किया वो एक बहादुर इंसान ही कर सकता है। बीसीसीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी और उनके कॉन्ट्रैक्ट पर से रोक हटा ली। कोलकाता पुलिस ने भी हसी जहां द्वारा लगाए गए आरोप जैसे मारपीट और बलात्कार जैसे संगीन आरोपों को झूठा करार दिया। शमी ने जो ग्राउंड के भीतर और ग्राउंड के बाहर जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है उसके लिए क्राइम डॉट्स की टीम उन्हें सैल्यूट करती है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।